स्टेशन के बाहर भयानक शांति थी। सारी दुकानें बंद थीं। ऊपर से कहीं भी जीवन का कोई निशान तक नहीं था। सिर्फ स्टेशन मास्टर के कमरे की टिमटिमाती रोशनी जल रही थी। मैंने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। रात के 11:30 बज रहे थे। गांव की सर्द रात, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। खैर, स्टेशन से 20-25 मिनट साइकिल चलाने पर 2 छोटे गांवों को पार करने के बाद एक बांस का बाग आता था। उस बाग को पार करते हमारा गांव था। स्टेशन से निकलकर मैं अपनी साइकिल लेने के लिए भोला की दुकान की ओर गया। भोला दा की दुकान पर ही हम शहर से देर से लौटने वाले अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल रखते थे। लेकिन वहां जाकर देखा कि गेट पर ताला लगा है। मैंने कई बार आवाज लगाई, भोला दा, ओ भोला दा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सर्द रात में हाड़ कंपा देने वाली ठंडी हवा चल रही थी। मैंने हाथों को आपस में रगड़कर कुछ ठंड दूर करने की कोशिश की। मैंने फिर से आवाज दी, भोला दा, गेट खोलो, साइकिल लेनी है। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घर पर फोन करने के लिए जब जेब से मोबाइल निकाला, देखा बस उसमें भी चार्ज खत्म। मैं गुस्से में जैसे ही वापस जाने वाला था, तभी मैंने देखा कि दूसरी तरफ के घने अंधेरे को चीरती हुई एक धुंधली सी आकृति दरवाजे की ओर बढ़ रही है। थोड़ा करीब आने पर उस आदमी के हाथ में लालटेन की हल्की रोशनी में मैंने उसे साफ पहचान लिया। चलो, भोला दा तो हैं। मन की चिंता कुछ कम हुई। भोला दा ने लालटेन को मेरे चेहरे के सामने लाकर कहा, अरे तू इतनी रात क्यों करता है भाई? मैंने और कुछ ना कहते हुए शहर के काम के दबाव की बात कहकर टाल दिया। इसके बाद अंदर जाकर अपनी साइकिल ली और लड़खड़ाते हुए दरवाजे से बाहर निकलकर साइकिल पर बैठ गया। ठंड से कांपते हुए, मैं गुनगुनाते हुए उस सुनसान अंधेरी सड़क पर अकेला ही चल पड़ा। चारों ओर झींगरों की आवाज और बीच बीच में दूर से आती किसी लोमड़ी की दर्दनाक चीख के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। लगभग 15-20 मिनट इसी तरह चलने के बाद मैं अचानक मौसम में एक अजीब बदलाव महसूस किया। ठंड पहले से कहीं ज्यादा लग रही थी और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। झींगरों की आवाज भी अब सुनाई नहीं दे रही थी। अब मेरा मन घबराने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, अब बस थोड़ी दूर पर बांस का बाग है। मैंने साइकिल के पैडल पर और जोर से दबाव डाला, लेकिन मैं पहले की तरह तेज नहीं चला पा रहा था। ऐसा लगा जैसे साइकिल के पीछे कोई भारी चीज बैठी हो। घिसने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे साइकिल की चीन जमीन से रगड़ खा रही है और उससे घिसने की आवाज आ रही है। डर के मारे मेरे शरीर का संतुलन बिगड़ने लगा। मैंने एक बार फिर साइकिल की गति बढ़ाने की नाकाम कोशिश की और ठीक उसी समय किसी ने मेरे कंधे पर एक बर्फीला ठंडा हाथ रखा। मैंने डर के मारे आधा पीछे मुड़कर देखा और पाया कि मेरी साइकिल के पीछे कोई बैठा है। उसके पैर शरीर से इतने लंबे थे कि वे जमीन पर घिसट रहे थे और उससे एक बहुत ही अजीब आवाज निकल रही थी। मैंने डर के मारे पूरी तरह पीछे मुड़कर उसके चेहरे की ओर देखा और चिल्लाते हुए साइकिल से गिर गया। गिरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बांस के बाग के अंदर आ गया हूं। गिरकर मैंने देखा कि साइकिल के पीछे बैठा लंबे पैरों वाला आदमी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देख रहा है। उसकी आंखें उसके चेहरे से भी बड़ी थीं और उसकी आंखों की कोई पलकें नहीं थीं। अब उस आदमी ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। मैंने अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह साइकिल छोड़कर बांस के बाग से बाहर जाने वाले रास्ते की ओर दौड़ लगा दी। दौड़ते समय मुझे ऐसा लग रहा था
मेरे पीछे भी कोई बहुत तेजी से दौड़ रहा है और बस अब मुझे पकड़ ही लेगा। सामने हमारा गांव दिखाई दे रहा था। उस समय रात ढल रही थी और सुबह की रोशनी होने की कोशिश कर रही थी। दौड़ते दौड़ते मेरा दम घुट रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं चक्कर खाकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को घर में पाया। मेरी माँ मेरे बगल में बैठी थी और गांव के कई लोग भी वहां थे। मुझे पता चला कि मैं गांव के किनारे बेहोश पड़ा था। वे लोग शहर जाने के लिए निकले थे और मुझे देखकर मुझे और मेरी साइकिल को घर पहुंचा गए थे। सबने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, मैं कैसे बेहोश हो गया। मैंने उन्हें सारी घटना बताई। उनमें से जो सबसे बुजुर्ग थे उन्होंने कहा, वो इसी गांव का एक निवासी था। उसका नाम रतन था। उस समय गांव में महामारी फैली हुई थी। एक दिन रतन ने फैसला किया कि वो शहर जाएगा और काम करके पैसे कमाएगा। वो अपनी पत्नी, 2 बेटों और एक बेटी को छोड़कर शहर चला गया। उस समय गांव में महामारी इतनी बढ़ गई थी कि गांव के गांव लोग भूख से मर रहे थे। जब रतन पैसे और भोजन लेकर शहर से गांव लौटा तो उसने देखा कि गांव में कुछ लोगों को छोड़कर कोई भी जीवित नहीं था। जो थे वे भी बीमार थे। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके सभी बच्चे मर चुके हैं। वो अपने बच्चों के शव देखकर दुख और पीड़ा में उसी बांस के बाग में जाकर फांसी लगा ली। तब से रतन की आत्मा वहीं भटकती है और जब वो अपने बच्चों की उम्र के किसी को देखता है तो उसे अपना बच्चा समझकर अपने पास ले जाना चाहता है। उस घटना के बाद से मैं जब भी शहर जाता जल्दी घर लौटने की कोशिश करता।